नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और वाराणसी का दौरा कर कोरोना के मामलों की समीक्षा की है। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम किए जाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर टीका लगवाने का काम किया जाएगा और साथ ही राज्यपाल की मौजूदगी में 3 दिवसीय संवाद का विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 11 अप्रैल को राजनीतिक दलों से संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। यूपी के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने आला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। सीएम ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुविधा अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी देने की बात कही, जिससे संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आखिरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। आज की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेके, संक्रमण को लेके एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन जनपदों में जहां पे 500 से अधिक केस रोज निकल रहे हैं, उनको नियंत्रण पाने के लिए एक बैठक की जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। साफ है कि इस महामारी से निपटने में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा एक्शन के रूप में देखे जा रहे हैं और हो सकता है इस प्रकार का उनका एक्शन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी राहत लेके आए और कोरोना की महामारी में एक बार फिर विजय हासिल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के मामले की समीक्षा के लिए प्रयागराज और वाराणसी का दौरा किया। सीएम ने कोरोना नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कोरोना से निपटने के निर्देश दिए। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को प्रदेश में 1,97,479 सैंपल की जाँच की गयी, जिसमें 86,000 सैंपल की जाँच RT-PCR के जरिए की गयी। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर टीका लगाने का काम किया जाएगा। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर कोविड के टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। कल दिनांक 10 तारीख को केवल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कोविड टीकाकरण होगा, बाकी जगह कल टीकाकरण नहीं होगा। कल टीका उत्सव जो 4 दिन का मनाया जाना है बृहद स्तर पर, उसके लिए व्यापक प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। 11 तारीख को टीका उत्सव हम लगभग 6,000 केंद्रों से प्रारंभ करेंगे और इसे हम 14 तक बढ़ाते हुए 8,000 केंद्र तक ले जाएंगे और इस दौरान व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में टीकाकरण किया जाएगा। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से राज्यपाल की मौजूदगी में 3 दिवसीय संवाद का विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 11 अप्रैल को राजनीतिक दलों से संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 12 अप्रैल को सभी महापौरों, पार्षदों, चेयरमैन सहित स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद का विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वहीं 13 अप्रैल को धर्मगुरुओं के साथ विमर्श होगा। लखनऊ से अभिषेक के साथ इंडिया न्यूज।
और वहीं उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। कल रात दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और तमाम लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि जिन्हें दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से आवागमन करना है वो 10 बजे से पहले सीमाओं में प्रवेश कर लें। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित मोहन। राष्ट्रीय राजधानी के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में रात्रि कर्फ्यू चालू हो चुका है और रात्रि कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली और नोएडा की सीमा को जोड़ने वाले चिल्ला चेक पोस्ट पे। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जो कि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और अक्षरधाम मयूर विहार होते हुए बराबर में वो अक्षरधाम की तरफ से आने वाला रास्ता है, जहाँ से कल यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग रखे हैं ठीक 10 बजे बैरिकेडिंग कर दी जाती है। कल हालांकि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने तमाम लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप समय पर यहाँ से निकलें और अपने गंतव्य को जो है पूरा करें ताकि समय पर निकलने के बाद अपने घर तक पहुँच सकेंगे। आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डरों को सील किया जा रहा है तो लोगों को भी चाहिए अवेयर होने की ज़रूरत है फिलहाल कि लोग अपने जो घर जाना चाहते हैं, जिनका व्यापार है, उनको भी समय से निकलना होगा। आज अगर पुलिस किसी जो तमाम ऐसे लोग हैं जो बेवजह दिल्ली और नोएडा के बीच में जो सफ़र करते हैं सिर्फ मात्र घूमने के लिए, उन लोगों को ख़ास तौर से यह हिदायत दी गई है कि उनका जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया जा सकता है और जो कोविड दोबारा से यू टर्न लिया है उसके भी वो शिकार हो सकते हैं। अपना भी ध्यान रखें और अपने साथ वाले का भी ध्यान रखें। खास तौर से यहाँ से जब इंसान को दिल्ली के लिए अगर जाना हो, जो भी शख्स जाना चाहता है उसे समय से पहले निकलना होगा। अगर वो समय से पहले नहीं निकलेगा तो या तो जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं 10 बजे के बाद हो सकता है उन्हें सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को अगर समय पर वो इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बितानी होगी। जिस तरीके से लगातार कोविड की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। देखिए ये देखिए एक पति पत्नी आ रहे हैं, इनको भी पैसे नजर आइए। आपको पता है कि इस समय कोविड चल रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं लगाया मुंह पे, क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाना चाहिए ना। खाते न जा रहा है। नहीं तो मुंह पे तो लगाना चाहिए ना। आपके पास तो थाली ले ले हैं, क्या चीज मुँह ले ले हैं। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? निकाला ना, खाते जा रहा है। देखिए अब इन लोगों ने मास्क लगाया है, ऐसे और भी तमाम लोग हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ कल भी चालान काटे थे और आज भी पुलिस बाजारों में जाएगी और जाने के बाद उनको हिदायत हो सकता है दे या ना दे या सीधा ही उनके ऊपर जुर्माना करे। तो लोगों को बचना होगा जुर्माने से भी, कोविड से भी और घरों में रहना होगा, तभी कोविड की जंग को हम जीत सकते हैं। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। और वहीं ग्रेटर नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आगामी जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है। चुनाव को देखते हुए सूरजपुर कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर दंगा नियंत्रण पर कैसे काबू पाया जाए, आग की घटनाओं पर कैसे काबू पाया जाए, इस बात को लेकर पुलिसकर्मियों को अभ्यास करवाया गया है। लगभग 1 घंटे तक मॉक ड्रिल चली है और इस दौरान जिले की बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। और कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। कानपुर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल वाजपेयी। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रयागराज में एक समीक्षा बैठक करी गई है, इसके अलावा कानपुर में स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और इसके अलावा नीलिमा कटियार ने भी यहाँ एक बैठक करी है और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सीएमओ कानपुर हो या जिला अधिकारी कानपुर को, वो दिए गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है उसकी रफ्तार को तेज़ किया गया है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कानपुर में कल से
नाइट कर्फ्यू प्रभावी हुआ है। इसके अलावा जो कानपुर पुलिस कमिश्नर है असीम अरुण, कल जिस तरीके से जो पैदल लोग निकले थे, जिनको अपने घरों को जाना था, जो मजदूर तबका निकला था, उसको कल पहले दिन के नाइट कर्फ्यू में दिक्कत आई थी, लेकिन इसके बाद आज उनकी स्थितियों को समझा गया। तो जो लोकल बसें हैं कानपुर शहर की वो चलेंगी, उनको 10 बजे के बाद से चलने की परमिशन है। वो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उन मजदूरों को पहुंचाएगी जो वहां रहते हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। मास्क और सैनिटाइज़र फिर एक बार बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी। तो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीन की कमी को लेकर कई राज्यों ने अपनी चिंता इसी बीच जाहिर कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। राज्यों के पास 4 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक है। वैक्सीन लेना सबका अधिकार है। क्या हमने कहा था कि पोलियो सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों के पास रहेगा? सबके लिए वो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। दिस हैज टू बी यूनिवर्सल, दिस हैज टू बी फॉर एवरीवन। वैक्सीन देना सरकार का कर्तव्य है। वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते। यही 2 उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले भी कई अन्य नेताओं ने वैक्सीन उत्सव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार से वैक्सीन की सप्लाई तेज करने को कहा है। इस ट्वीट के अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कुल 7 मांगें की हैं। राहुल गांधी ने अपील ये की है कि वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, हर किसी को वैक्सीन लगवाने की छूट मिलनी चाहिए। और वहीं गोरखपुर और महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांव में पहली बार पंचायत चुनाव में अपना दखल देने जा रहा है। पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव इन गांव में होने जा रहा है और पहली बार वोट डालने का अधिकार भी उनके हाथों में है। सीएम योगी की कोशिशों से राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वनटांगियों को मिलने वाला है। सीएम योगी वनटांगियों के संघर्ष में हमेशा उनका साथ देते रहे हैं और उनके हक की आवाज के लिए हमेशा लड़ते भी रहे। यूपी की योगी सरकार में राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद गोरखपुर और महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वनटांगिया गांव पहली बार पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाकर गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। पहली बार वोट डालने का अधिकार इनके हाथों में है। 4 साल पहले की बात करें तो वनटांगिया गांव राजस्व ग्राम के रूप में अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता था। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही एक पहल शुरू की और राजस्व गांव बनाया। सभी योजनाएं अब इन गांवों में दिखने लगी हैं। गोरखपुर में 5 वनटांगिया गांव हैं। बदोश सी जिंदगी, पहाड़ सी गरीबी, जंगलों में गुजर बसर कर बामुश्किल 2 वक्त जून की रोटी का इंतजाम, यही पहचान था वनटांगिया का। लेकिन समय बदला, तस्वीर बदली और बदल गई गांव की हालात। आप देख सकते हैं कि गांव की जो तस्वीर है अब वो बदला बदला नजर आ रहा है। यानी 2017 के बाद से जब राजस्व ग्राम का इसे दर्जा मिला तो यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदली, यहाँ के दीवालों की किस्मत बदली, झोपड़ियों से पक्के मकानों में इनके आवास तब्दील हो गए। आजादी के बाद पहली बार
जब इन्हें राजस्व गांव का दर्जा मिला तो इन्हें वोट देने का भी अधिकार मिला और इन्होंने लोकसभा में वोट किया। और ये पहली बार ये सभी गांव के 5 वनटांगिया ग्राम के निवासी गांव के लिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की जो पंचायत व्यवस्था है उसके लिए अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। पहली बार ये सभी गांव के निवासी ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान के लिए प्रत्याशियों के निर्वाचन में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही वनटांगिया गांव की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। पहले ही साल इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के बाद उन्हें विकास की समस्त योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये सभी ग्रामीण हर उस सुविधा का हकदार हो गए हैं जो सामान्य नागरिक को मिलती है। सीएम योगी के कार्यकाल में वनटांगिया गांव के लोगों को बिजली, सड़क, आवास, पानी, स्कूल, केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वनटांगिया गांव में आज सभी के पास पक्का आवास, राशन कार्ड, भूमि, रसोई गैस सभी कुछ उपलब्ध है। सभी वनटांगिया गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। ग्रामीणों को उनके पात्रता के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे 1918 से बसे इस वनटांगिया गांव में पहले कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी या इनको वोट तक डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, पहले ही गोरखपुर आगमन में वनटांगिया गांव को राजस्व गांव देने की घोषणा कर दी। और देखिए आज मकान, बिजली, शौचालय, सारी मूलभूत सुविधाएं तो मिली ही मिली, इनको पहली बार वोट डालने का भी अधिकार मिल रहा है और इनके बीच से कई लोग प्रत्याशी भी वनटांगिया से लड़ रहे हैं। वनटांगिया गांव अंग्रेजी शासन में 1918 के आसपास बसाए गए थे। अंग्रेजों के समय में उसका मकसद साखू के पौधों का रोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना था। इन ग्रामीणों के जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेड़ों के बीच की खाली जमीन पर खेती बाड़ी था। गोरखपुर में कुसमी जंगल के पास इलाकों में बसे इन गांवों को 80 और 90 के दशक के बीच तो इन्हीं जंगलों से बेदखल करने की कोशिश भी की गई। सीएम के निर्देश और अधिकारियों के प्रयास से आज उनकी पहचान बदल गई है। गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों के संघर्ष में साथ देते हुए और उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। वनटांगियों से उनके प्यार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 13 वर्षों से वो उन्हीं के बीच दिवाली मनाते आए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये सिलसिला अभी तक टूटा नहीं है। बिंद्रावती नाम है, तिरकोनिया वनटांगिया का रहने वाले हैं, चरगावा ब्लॉक है। चाची पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है? हाँ, अब की बार हम लोग के मिला है। बहुत खुशी की बात यह है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में सहमत से पूरा हमारा मतदान यहाँ हो जाए। जनता लोग सब लोग सहयोग दें कि हमारी नेता आगे निकले और पूरा काम करावे। भी बाबा तो बहुत कुछ करा दे हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि हम जितना बाकी काम है हमारा मुखिया जो है राम गणेश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम गणेश, वनटांगिया मुखिया तिरकोनिया। दिनेश जी, पहली बार मत प्रयोग करने का आपको अवसर मिला है, सैकड़ों साल से वंचित रहे और ग्राम राजस्व का दर्जा प्राप्त होगा, क्या कहना चाहिए? मुझे तो आज तक उम्मीद नहीं था, लेकिन 70 साल पूर्व कोई सरकार ने नहीं देखा। हम लोग के गांव के बीच में जिस तरीके से शायद उस तरीके से तो कोई बधुआ मजदूर ही रहते थे, लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नजर में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी उत्साह है कि इस बार वे अपने मत का प्रयोग करके अपने गांव का प्रधान नियुक्त करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से वनटांगियों के लिए विकास के रास्ते अब हमेशा के लिए खुल गए हैं। जहाँ तक आप मेरी निगाह जाएगी, जहाँ तक आपको तस्वीरें नजर आएंगी, पक्के मकान बने हैं, बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार हैं और पक्की सड़क है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल अब गांव में है और 2017 के बाद किस तरीके से अब ये लोग, पहला ऐसा मौका होगा कि ये लोग अपने गांव में गांव की सरकार बनाएंगे। इनके लिए इस बात को लेकर के काफ़ी खुशी है और उत्साह भी है कि पहली बार इनके गांव में वो मुकाम, वो माहौल आया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। तो जाहिर तौर पर 70 साल के बाद वनटांगिया में खुशी की लहर है। ये गांव जो है मुख्य धारा से जुड़ पाया है और तमाम जो अधिकार जो नॉर्मल लोगों को मिलते हैं वो इस गांव के लोगों को मिल पाए हैं। तो एक विकास की राह यहां से आगे बढ़ती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।